नमस्कार। फिल्मी कीड़ा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गांव है नंडोक, सिक्किम का एक छोटा सा गांव। वहां से आती हैं ये लड़की, फिल्म बनाती हैं अपनी भाषा में, फिल्म बनाती हैं अपने गांव में, और फिल्म बनाती हैं अपने ही महिलाओं के विषय में। और वो फिल्म जाती है बुसान, सैन सेबेस्टियन, जाती है ग्लासगो, जाती है इटली और जाती है कान में। और वहां पर विश्व मंच पर भारतीय सिनेमा के लिए एक विशेष जगह बनाती है। अब वो फिल्म खड़ी है इस द्वार पर कि भारत के लोग भी उसे देख सकें और समझ सकें भारत को, समझ सकें भारत के समाज को। जी हाँ, फिल्म है शेप ऑफ मोमो और उसकी डायरेक्टर हैं त्रिवेणी राय, जो आज हमारे साथ फिल्मी कीड़ा पर यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है त्रिवेणी आपका। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सत्य जी। कैसा लग रहा है आज दूरदर्शन में आकर? मुझे काफ़ी, मैंने दूरदर्शन के साथ इससे पहले काम किया हुआ है, डीडी गैंगटोक और यहाँ पे डीडी अरुण प्रभा की कई काम प्रोजेक्ट्स मैंने की है। तो इट फील्स लाइक कमिंग बैक होम फॉर, बट इट इज होम। जी 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 जी, लेकिन कुछ डिफरेंट पर्पस के लिए इस बार। जी बिल्कुल। और क्या पर्पस है? वंडरफुल। सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं कि आपकी डेब्यू फिल्म इतना अच्छा कर रही है और पूरी दुनिया के जो लोग हैं वो आपकी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं, भारत के बारे में बात कर रहे हैं, सिक्किम के बारे में बात कर रहे हैं। अब छोरी छुट्टीमा आएको रहेछ, गाउँकै राम्रो केटा हेरेर बिहादन गरिदिनु पर्ला। हजुर मजा आयो नि, तर योभन्दा मजा त हुस्की ल्याइदिएको भए त मलाई झन् राम्रो हुने थियो। तैँले जब छोडिस्, अब तेरो चाहिँ के प्लान छ भन् त? हामी पनि होमस्टे खोलौँ है। बाहिरको मर्द मान्छेलाई घरमा कसरी राख्नु? अन्त अरूकोमा पनि राख्छ। उनीहरूकोमा त आफ्नै घरको मर्द मान्छे हुन्छ नि। मैले सुनेको सिमको छोरा त ह्यान्डसम छ अरे। नानी, यसले मोमो चाहिँ राम्रै बनाउँछ कि, तर अलिकति सेट चाहिँ अलिकति यताउता हुन्छ। अलिकति यताउता मात्रै आमा। आई थिंक इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस गांव से आती हूँ और जिस जगह से आती हूँ वहाँ पे इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री एज सच नहीं है। और भारत में भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अब अगर आप देखेंगे तो नेपाली इंडियन इंडस्ट्री है नहीं। तो हम लोग उस इकोसिस्टम से आते हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ कम है। बाकी लोग आके अपनी जो स्टोरीज़ है हमारे जगह में आके बता के चले जाते हैं। तो इस बार हमने सोचा कि अपनी स्टोरी हम खुद बताएंगे और अपनी भाषा में बताएंगे। जी, क्या बात है। 29 मई इज़ द डे जब रिलीज़ हो रही है आपकी फिल्म इंडिया में और नेपाल में। कैसा लग रहा है? यू हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, एक्साइटमेंट है, डर है, क्या है? तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि ये चीज़ एक इंडिपेंडेंट फिल्म को जिस तरीके का वॉइसेस ने चैम्पियन किया है, जैसे हमारे पास जोया अख्तर, रीमा कागदी, पायल कपाडिया खुद है, और राणा दगुपति जी की स्टूडियो जो हमें स्पिरिट मीडिया डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प कर रही है। तो ऐसा लगता है, सपने जैसा लगता है एक तो कि एक गांव से आई हूँ, कभी सोचा नहीं था कि अपनी फिल्म इस तरीके से रिलीज़ होगी। एट द सेम टाइम थोड़ी नर्वस भी हूँ क्योंकि फाइनली लोगों को लग रहा है इतने अवार्ड्स जीते हैं आपने, तो ये फिल्म में क्या है। तो थोड़ा नर्वस भी हूँ कि लोगों को कैसा लगेगा, क्योंकि थोड़ा अनकन्वेंशनल स्टोरी बताने की कोशिश की है हमने। बट ओवरऑल बहुत खुश है एज अ टीम, क्योंकि बहुत बहुत हार्डवर्क किया है हमने और बहुत करेज के साथ ये फिल्म बनाया है। तो ये तो जैसे कहते हैं ना कि लेट्स लिसन इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, तो थोड़ा सा आपसे ही सुनते हैं शेप ऑफ मोमो के बारे में। हालांकि मैंने अपनी रिसर्च की है, बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं आप पर, लेकिन हाँ, आपसे सुनते हैं शेप ऑफ मोमो के बारे में। शेप ऑफ मोमो एक मेरी जैसी लड़की की कथा है जो शहर में रह के अपने एंसेस्ट्रल गांव में वापस जाती है और फिर उसको बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, जो आज के मॉडर्न ज़माने में माइग्रेशन की स्टोरी जैसी है कि छोटे शहरों से लोग बड़े शहरों में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर जॉब के लिए आते हैं। फिर उनका जो सोच होता है अपने घर के प्रति, फिर वापस जाते हैं, वैसा नहीं रहता है। बट
उसके अलावा आई थिंक एक फिल्म, एक चलचित्र बहुत सारी चीज़ों के बारे में होती है, और प्राइमरीली ये एक हाउसफुल ऑफ वेमेन है कि 3 जनरेशन की महिलाओं के बारे में हमने ये कथा बताने की कोशिश की है, कैसे पेट्रियार्की फंक्शन करती है एक घर में जहाँ एक मैन नहीं होता है, फिर भी कैसे फंक्शन करती है। इन चीज़ों को हमने छूने की कोशिश की है ताकि एक कन्वर्सेशन स्टार्ट हो, अपने सोसाइटी में लोग रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करें इन चीज़ों में। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, शेप ऑफ मोमो। और जो आपकी प्रोटैगनिस्ट है विष्णु, शायद कहीं ना कहीं से आपकी अपनी कहानी से इंस्पायर्ड है। वो इस फिल्म में एक जगह कहती हैं कि जो मोमो का शेप है वो शायद मटेरियल है, वो उतना मैटर नहीं करता है, खाने लायक होना चाहिए, है ना? स्वादिष्ट होना चाहिए, खाने लायक होना चाहिए। किस तरह से ये जो थॉट है आपकी फिल्म का फ्यूल है? मुझे लगता है जैसे ही हम मोमो बोलते हैं, उस शब्द से लोग जो है हिमालयन कल्चर से या नेपाली कल्चर से या टिबेटन कल्चर से जुड़ जाते हैं, ऐसा अपना लगता है। और फिर शेप हम लोग ये सिंबलाइज करना चाहते थे कैसे सोसाइटी हमारी एनवायरनमेंट वेमेन को खास करके डोमेस्टिकेट करना चाहती है। जैसे मान लीजिए बहुत सारे कल्चर्स में ऑल अक्रॉस ये है, जैसे पंजाबी कल्चर में कि आप जब तक राउंड रोटियां नहीं बनाएंगे यू आर नॉट अ परफेक्ट वुमन। और जैसे हम फिल्म के साथ ट्रैवल कर रहे थे तो कोरिया में भी ये कहावत है जिसमें वो बोलते हैं कि अगर आप मोमो जैसा एक डिश है उसको अच्छे से फोल्ड करते हो तो आपका सुंदर बेटा होगा। तो पेट्रियार्की डिफरेंट फॉर्म्स में हर समाज में है। तो हम इसी के इर्द गिर्द हम लोग एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहते थे। स्पेशली जो हमारी मेन प्रोटैगनिस्ट है, जो हीरो है हमारी विष्णु, उसको मोमो बनाना नहीं आता, लेकिन उससे बड़ी चीज़ है उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये स्मॉल एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस जो है कहीं ना कहीं जाके कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करे हमारी सोसाइटी में, हमारी यही चाह है। तो आपने कहा कि विष्णु आपसे इंस्पायर्ड है, आप बना लेती हैं अच्छा सा मोमो? मैं तो सक्षम हूँ हर चीज़ में, बना लेती हूँ। लेकिन मुझे है कि जिनको बनाना नहीं आता इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है समाज में ये होता है कि लड़की सेक्रेटरी बन गई है, IAS ऑफिसर बन गई है, लेकिन किचन का काम नहीं जानती है, तो फिर वो दो बेकार है। जी। अच्छा, आपने SRFTI से फिल्म डायरेक्शन पढ़ा और उसके बाद जब आपने शेप ऑफ मोमो बनाई तो लगभग एक 10 साल का पीरियड था बीच में, जिसमें आपने बहुत सारे आपने शॉर्ट फिल्म्स बनाए, अप्रेंटिस के रूप में भी काम किया। 10 साल क्यों लगे? मुझे लगता है एक तो जैसे इस फिल्म को मैं नेपाली लैंग्वेज में बनाना चाहती हूँ। ये लैंग्वेज जो है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक माइनॉरिटी लैंग्वेज है। हमारी मराठी इंडस्ट्री या बंगाली इंडस्ट्री की तरह एक सक्षम इंडस्ट्री नहीं है, तो फंडिंग एक रीज़न होता है। और फिर दूसरा ये भी था कि मुझे था, मैं जैसे ही फिल्म स्कूल से निकली मैं 25 की थी, और मुझे बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि तुम बहुत यंग हो अभी, तुम्हें जीवन की समझ नहीं है। और मुझे लगा उसमें थोड़ा टाइम निकल गया, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे था कि किस पैसे से फिल्म बनाऊंगी। लोग बोलते हैं कि अपने पैसे से बनाने वाला इंसान मतलब वो बुद्धिहीन है, लेकिन मुझे लगता है कौन करता है ऐसे फिल्म को बैक। अब जाके ये फिल्म थिएटर में आ रही है, बहुत बड़े लोग जुड़े हैं इस फिल्म के साथ, लेकिन उससे पहले कौन ही फंड करता। एक पर्सनल स्टोरी जो मेरे गांव से आ रही है, उसमें ना मैं सुंदर लैंडस्केप दिखा रही हूँ जो नॉर्थ ईस्ट रीजन को इसीलिए लोग शूट करने जाते हैं कि बहुत सुंदर सीनरी है, ना वो है एकदम पर्सनल स्टोरी, ड्रामा बहुत कम है, रियलिस्टिक फिल्म है, तो कौन ही फंड करता। तो उस दौरान मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स की, मैंने DD अरुण प्रभा के लिए भी काम किया, जहाँ से मैंने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करने की कोशिश की अपनी फिल्म के लिए। और मेरी मदर भी जो है प्राइमरी स्कूल टीचर है, वो भी जस्ट रिटायर हो रही थी, तो हमारी जमा पूंजी मिला के हमने ये फिल्म बनाई, इसीलिए टाइम लगा। क्या बात है, क्या बात है। जैसे मुझे आपकी बातचीत से लगा जैसे शेप ऑफ मोमो की जो कहानी है और जो इसका थीम है वो हमेशा से ही आपके दिमाग में था कि मुझे इस पर ही एक फिल्म बनानी है, और शायद आप बहुत कन्विंस भी थी कि जब भी फिल्म बनाऊंगी तो मैं नेपाली में ही बनाऊंगी और अपने गाँव में ही इसे बनाऊंगी, है ना? जी। अच्छा, तो जब आप गाँव गई वापस ये फिल्म बनाने के लिए, तो भाषा आपकी अपनी थी और जो आसपास लोग थे वो सब आपको जानते थे, आप उनको जानती थी, और जो लैंडस्केप था वो भी बड़ा परिचित लैंडस्केप था आपके लिए। लेकिन जब आप कैमरा के साथ एज ए डायरेक्टर गई, अपने क्रू के साथ गई, तो क्या थोड़ा सा लोगों का देखने का नज़रिया बदला? नहीं, एक्चुअली आई थिंक छोटी जगहों की ये भी एक अच्छी बात होती है कि
उनको सब चीज़ों की समझ नहीं होती है। जैसे सिनेमा की समझ जब मैं फिल्म स्कूल में जा रही थी बहुत कम लोगों को थी। तो छोटी जगहों का एक सुंदर चीज़ ये भी होता है कि सब लोग सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं। जैसे हम लोग गए, आई थिंक इट टेक्स अ विलेज टू मेक अ फिल्म, स्पेशली इंडिपेंडेंट फिल्म जिसमें बजट की कॉन्स्टेंट हो। ऐसी फिल्मों में पूरा गाँव साथ आ जाता है। तो सरप्राइजिंगली उनको आइडिया नहीं था कि फिल्म मेकिंग क्या क्या इंटेल करती है, उसमें क्या प्रोसेस होता है। तो उन लोगों ने देखा कि शूट कैसे होता है, कि एक ही इंसान को हर एक एंगल से ले रहे हो, कितनी बार ले रहे हो। और फिर उनको ये था कि जैसे हम शूट कर रहे थे, कभी कभी पड़ोसी का बच्चा रो देता था, तो हम फ़ोन करके बोलते थे थोड़ा दूर ले जाइए, तो वो किसी और के घर में ले जाते थे। तो ये सब आई थिंक एक मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन था जब लोगों को समझ में आया कि अच्छा ये प्रोफेशन होता है, लोग इसको सीरियसली लेते हैं। क्योंकि फिल्म जब देखते हैं पर्दे में, और जिस तरीके की फिल्में सिक्किम में दिखाई जाती थी, क्योंकि हम लोग मोस्टली बॉलीवुड और हॉलीवुड बड़े बड़े फिल्में ही देखते हैं, तो उनको लगता था कि कैसे शूट होता होगा। जब इनको देखा तो उनको लगा कि अरे ये प्रोफेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, उनका कहना अभी ये है। बट ओवरऑल सब लोगों ने बहुत साथ दिया और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी मिला। एक तो मुझे था कि ऑफ कोर्स टीम मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी कि हम लोग वहाँ जाके शूट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा था कि गांव का हर एक इंसान ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया। कभी ऐसा होता था कि ठीक है, जैसे ब्रेक लिया फिल्म में तो किसी के घर से मोमो बन के आ रहे हैं, किसी के घर से कुछ और बनकर आ रहा है, ऐसा भी होता था? ये ऐसा था कि जहाँ हम शूट कर रहे थे, मेरे गांव में होटल्स नहीं है। हाँ। तो ऐसा था कि बस पड़ोसी को बोल दिया कि आपके घर में लाइट्समैन रुकने वाले, दूसरे पड़ोसी के घर में हमने एक्टर्स को भेज दिया। तो ये बहुत था, तो उन लोगों ने इस तरीके से बहुत सहयोग किया। हाँ, तो जो आपकी फिल्म की जीत है वो केवल आपके और आपकी टीम की जीत नहीं है, पूरे नंडोक की जीत है। जी जी, नंडोक की नहीं, अब तो एक पॉइंट ऐसा आ गया है, जैसे हमारी सिक्किम में बहुत कम फिल्में बनती है और मैं वहाँ की पहली महिला फिल्म मेकर हूँ। तो ऐसा माहौल बन गया है रिलीज़ के क्लोज बाय अभी कि ये मेरी फिल्म नहीं है, ये हम सब की फिल्म है। हाँ। तो आउट ऑफ वे जाके लोग गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से लेके फेलो फिल्म मेकर्स, सब लोग आके इतना साथ दे रहे हैं और सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं और भी नर्वस हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है आप फिल्म देखेंगे और आपको लगेगा कि क्या किया है। हाँ। तो वहाँ थोड़ी नर्वस हूँ, बट ओवरऑल द काइंड ऑफ सपोर्ट जो मुझे अपने समाज से, अपने गवर्नमेंट से, अपने स्टेट से मिल रहा है और अपने रीजन से फॉर दैट मैटर, मैं बहुत ही खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को। तेरो दिली होइन है? अन्त गाउँमा कुरा नहोस्, कसरी पनि केही नभनोस् भनेर सधैँ हामी मात्रै सही बस्नु? झेल्नु पर्छ, सहनु पनि पर्छ। आप एक ऐसे घर में बड़ी हुई जहाँ ना फीमेल एनर्जी जो है वो बड़ा अबंडेंस में था, है ना? जैसे आपकी और 3 बहनें, तो यानी आप 4 बहनें हैं, आपकी मदर प्लस 3 जनरेशन ऑफ वुमेन, शायद आपकी नानी और उनकी जी। हाँ, उनकी मदर भी थी साथ में। तो क्या ये बड़ा नेचुरल था कि आप शेप ऑफ मोमो जैसा एक सब्जेक्ट चुन रही थी आपके लिए, या कहीं कुछ सोचा, कुछ देखा जिसने आपको इंस्पायर किया कि नहीं मुझे ये सब्जेक्ट चुनना था? आपने बहुत अच्छे से पॉजिटिवली ये चीज़ को कहा, और मैं चाहूँगी कि ये फिल्म देखने के बाद शायद लोग ऐसे ही समझे कि जिस घर में मेल नहीं है, कि इतने अबंडेंस में फ़ीमेल एनर्जी थी। लेकिन मुझे लगता है मैं ऐसे हाउस होल्ड में बड़ी हुई जिसमें हमेशा कमी फील हुई एक मेल की। और मेरे पापा बहुत पहले गुजर गए थे, तो इट वाज मी, माय मदर एंड माय सिस्टर्स इन अ हाउस फुल ऑफ वेमेन। तो वहाँ पे कॉन्स्टेंटली क्या होता है, आप इनसिक्योरिटी में ग्रो करते हो, आप एक डर में ग्रो करते हो कि समाज में एक घर में एक मेल नहीं है। मैं जानती हूँ उस डर को, और मुझे ये था कि मैं जब हम लोग 4 बहनें थे, कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग अप मुझे ये महसूस कराया जाता था कि आप एक लड़का नहीं हो, या फिर मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ता था, घर में लड़का नहीं है तो थोड़ा मुझे लड़का बनना पड़ता था चीज़ों में, ताकि मुझे, मेरे पेरेंट्स को समाज उस तरीके से नज़रिए से ना देखे। तो ये एक बहुत ही, आई थिंक एक बहुत ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है मेरा। इसलिए शायद ये फिल्म मैंने बनाने की मैंने सोची भी कि क्योंकि मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हो रहा है शायद बहुत लोगों के साथ हो रहा है, और वो शायद समझेंगे, इस चीज़ के साथ रेजोनेट करेंगे।
रेजोनेट तो करेंगे त्रिवेणी, लेकिन एक बात और भी है, जब मैं आपको सुनती हूँ तो मुझे ये भी समझ में आता है कि अगर परिस्थितियाँ जो हैं वो थोड़ी विपरीत होती हैं, मतलब जैसा आप चाहती हैं कि हो वैसे ना हो, तो उसमें से ना एक शक्ति निकल कर आती है जो आप में दिखती है। क्यों? क्योंकि जब आपने इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा, आपने उसी सब्जेक्ट को चुना जिससे आप डर कर भाग भी सकती थी। दूसरी बात, जब आपने अपने क्रू को चुना तो आपने एक ऑल विमेन क्रू को चुना। क्या ये एक सोचा समझा डिसीजन था या ऐसा हो गया? मैं जितना जेंडर इक्वलिटी को चैम्पियन करती हूँ, जितना फीमेल फिल्म मेकर्स को चैम्पियन करती हूँ, लेकिन मुझे उतना मुझे ये भी लगता है कि मेरिट पे होना चाहिए काम। तो मेरी फीमेल डीपी थी और फीमेल साउंड डिज़ाइनर थी, लेकिन मुझे लगा दे आर द बेस्ट पीपल टू वर्क विथ, नॉट बिकॉज दे आर वेमेन बट दे आर एज टैलेंटेड एज एनीबडी इन द रूम। डेफिनेटली उन लोगों ने भी अपने एक्सपीरियंसेस लाए टेबल में, इसीलिए फिल्म इस प्रकार बनी है कि बहुत सारे लोगों का दिल छू रही है। लेकिन ये एक क्राइटेरिया नहीं था कि मैं एक फीमेल हाउस होल्ड से आती हूँ, फीमेल फिल्म मेकर हूँ तो फीमेल क्रू के साथ करूँगी। दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, उनके बिना मैं कैसे ही करूँ, ये पॉइंट तक हो गया था। और वो अपना एक्सपीरियंस डेफिनेटली लाए, तो ये था। कहीं ऐसा भी लगता था कि अगर एक फीमेल क्रू होगा तो वो इस सब्जेक्ट को ज़्यादा बारीकी से समझ पाएगा? बारीकी से समझना, मुझे लगता है जेंडर से ज़्यादा, मुझे लगता है कोई भी इंडिविजुअल इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, मुझे लगता है सेंसिबिलिटी या सेंसिटिविटी होने से हो सकता है। जैसे कि जिन्होंने मेरे साथ ये फिल्म को राइट किया है वो किसले है, वो एक मेल है, तो मुझे लगता है नॉट नेसेसरीली, मुझे लगता है एक अवेयर इंडिविजुअल, एक सेंसिबल और सेंसिटिव इंडिविजुअल जिनको जेंडर इक्वालिटी के बारे में पता है और चैम्पियन करते हैं, आई थिंक वैसे लोग ही तो दुनिया को बदलते हैं। बस हम महिलाएं नहीं बदल सकती। मुझे लगता है जो भी लोग इस चीज़ को बिलीव करते हैं, एक दूसरे को चैम्पियन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सब मिलके ही चेंज हो सकता है। और जब आपने ये सोचा कि इस फिल्म को आपको नेपाली में बनाना है, तो क्या कभी किसी ने ऐसा कहा कि हिंदी में बनाओ, शायद एक वाइडर ऑडियंस के पास ये जाएगी, ऐसा भी कभी लोगों ने आपको कहा? क्या आपने इसके बारे में सोचा या हमेशा से कन्विंस थी कि नेपाली में ही बनाना है? क्योंकि आपकी हिंदी, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट, बहुत बहुत अच्छी है। आप इस इंटरव्यू से जस्ट पहले डर रही थी कि मैं कैसे करूंगी हिंदी में, लेकिन क्योंकि मेरी मम्मी स्कूल में हिंदी पढ़ाती थी। अरे वाह, तो ये उनका श्रेय है। जी। तो मैंने ये सोचा नहीं था, मैं बहुत पहले से ही मुझे पता था मुझे नेपाली में बनाना है, क्योंकि जब मैं फिल्म स्कूल गई वहाँ पे मैंने देखा मलयालम सिनेमा बहुत रिच है, वी हैव स्टॉलवर्ड्स लाइक अदूर जी। फिर मैंने देखा बंगाली सिनेमा, तो मतलब सत्यजीत रे, ऋत्विक घटक, असमी सिनेमा भी जानूदा, ये सब है। तो मुझे लगा सबका अपना अपना है, और मैं यहाँ पे एक इंडियन नेपाली लड़की हूँ, हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। एक दो फिल्म बनाए मेरे सीनियर फिल्म मेकर्स ने, लेकिन फिल्म स्कूल में नहीं दिखाए जा रहे हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं जाके बहुत लेफ्ट आउट फील हुआ, और मुझे लगा कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को ये फीलिंग ना हो, तो हमें वापस जाके अपने गांव में फिल्म बनानी पड़ेगी नेपाली में। और ये भी है कि मतलब इंडिया में बहुत नेपाली है तो नेपाल से है, ये बहुत वो होता है। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये नैरेटिव को भी लोग अवेयरनेस स्प्रेड करेंगे कि इंडिया में भी बहुत नेपाली लोग हैं जिनका घर है सिक्किम में है, उत्तराखंड में है, शिलोंग में है। तो मुझे लगा ये नैरेटिव के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपनी भाषा और अपनी कल्चर लोगों तक एक फिल्म या किताब, लिटरेचर ही तो मीडियम है जिससे अवेयरनेस और एजुकेट कर सकते हैं लोगों को। बिल्कुल। फिल्म के प्रोड्यूसर्स की बात करें तो आपने खुद ही अभी थोड़ी देर पहले बताया कि जब एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स में जोया अख्तर, रीमा काकती, पायर कपाड़िया जैसे नाम शामिल हैं, और दूसरी तरफ तेलुगु का जो पावर हाउस है राणा डग्गुबाती, उनका भी नाम शामिल है। तो पहला तो ये कि ये अगेन क्या एक कोइंसिडेंस ही था कि तीनों एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स भी महिलाएं हैं, और दूसरी तरफ अगर हम राणा जी की बात करें तो एक सिक्किम में बनी, नेपालीज भाषा में बनी एक मूवी को पूरे देश में लेकर आ रहे हैं राणा डग्गुबाती, जो कि आंध्रा से आते हैं। तो जब इसको देखते हैं तो कैसा लगता है? और इंडियन सिनेमा का एक बड़ा पिक्चर जब हम देखते हैं तो क्या एक बड़ा मैसेज है जो कि लोगों तक जा रहा है इस कोलैबोरेशन के माध्यम से? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि स्टोरीज़ की कोई बाउंड्री नहीं होती है। फॉर फिल्म मेकर्स लाइक देम, फॉर आर्टिस्ट लाइक देम टू सपोर्ट हमारी फिल्म जो नेपाली फिल्म में बनी है, मार्जिन से है, ये दर्शाती है कि अब हमारी दुनिया जो है स्टोरी
स्टोरीज जो अपने कल्चर में डीपली रूटेड है उनको भी चैम्पियन करने लगी है। बहुत इंडिया इतनी डाइवर्स है और हमारी इंडस्ट्री इतनी डाइवर्स है कि हर तरीके की स्टोरी के लिए जगह है, ऐसा लगता है। और स्पिरिट मीडिया की बात किया जाए तो आई थिंक हम लोग वी आर वेरी ग्रेटफुल, क्योंकि जिस तरीके की फिल्में इन्होंने पहले लाई है, जैसे पायल की ऑल वी इमेजिन एज लाइट या रोहन की सागर बोंडा, इट जस्ट फेल्ट नेचुरल कि हम इनके साथ ही काम करेंगे, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से इंडी फिल्म को चैम्पियन कर रहे हैं इन इंडस्ट्री जिसमें कोई एग्जिस्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है राणा जैसे इंसान ही ये काम कर सकते हैं, गैप को ब्रिज कर सकते हैं। और पायल कपाडिया जो है ये फिल्म के हमारे बहुत पहले से जुड़ी हुई थी। एज मतलब वो कुछ चीज़ों में हमें हेल्प कर रही थी, क्योंकि उनकी फिल्म इतनी जगह गई है, वो मतलब हमेशा गाइड करते रहते हैं एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स को, विच इज़ अ ग्रेट थिंग कि जितनी बिजी है वो और जिस हिसाब से वो काम कर रही है फिर भी वो टाइम निकाल के हमें हेल्प करती थी। तो हम स्पिरिट मीडिया के साथ आने के बाद उनको भी हमने अप्रोच किया कि आपने ऑलरेडी इतनी हेल्प की है तो आप क्या एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स के साथ आएंगे। और मेरे मन में था कि जोया एंड रीमा जी का काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगा दे विल बी अगेन of course they are female filmmakers but more importantly they are very powerful filmmakers। तो ये मेरे लिए बहुत important था कि महिला हो लेकिन उससे पहले अपने क्राफ्ट में वो एकदम बेहतरीन होना चाहिए उनका काम। और उन्होंने हमारी फिल्म देखी, उनको बहुत अच्छी लगी, तो मुझे लगा ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है हमारी फिल्म के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली अवार्ड्स जीतते हैं आप इंटरनेशनली, लेकिन घर में इंडिया में जब ऐसे फिल्म मेकर्स ऐसे आर्टिस्ट आपको चैम्पियन करते हैं तो और क्रेडिबिलिटी ऐड होती है। उनके ऑलरेडी इतने बड़े फ़ैन फॉलोइंग है, वहाँ में से ऑडियंस और डाइवर्स हो जाएंगे और हमारी फिल्म देखने आएगी, आशा तो यही है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वैश्विक मंच की बात करें तो ये बहुत अच्छी बात है कि जब आजकल हम इंडियन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को देखते हैं तो ये भी समझ में आता है कि ये वो लोग हैं जो सही में एक बड़ा नाम और बड़ा काम इंटरनेशनल मंच पर दे रहे हैं, जबकि कहीं ना कहीं शायद बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े नाम जो कि अपने पूरे फैनफेयर के साथ आते हैं उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं। चाहे हम पायल की फिल्म की बात करें, ऑल वी इमेजिन एज लाइट की बात करें और आपकी फिल्मों की बात करें, तो ये हमको देखने को मिलता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? मुझे लगता है जैसे पहले ये ऐसा होता था कि फिल्म फेस्टिवल जो है इंडी फिल्म मेकर्स का है और जो थिएट्रिकल रिलीजेस है वो बॉलीवुड के है। अब मुझे लगता है हम एक दूसरे के एरिया में जा रहे हैं। जैसे बहुत बड़े फिल्म्स बॉलीवुड से भी फेस्टिवल्स जा रहे हैं, वैसे ही शेप ऑफ मोमो जैसी फिल्म जो है थिएट्रिकल रिलीज में आ रही है। तो मुझे लगता है इसको एक कंपटीशन के तौर पे ना देके को एग्जिस्टेंस के तौर पे देखना चाहिए, जहाँ पे वो भी जिए हम भी जिए, और इस तरीके से, क्योंकि इंडिया इतनी डाइवर्स है, हमें हर तरीके का स्टोरी टेलिंग चाहिए, हर तरीके का फिल्म चाहिए। तो मुझे लगता है ये और भी बड़ी चीज़ है। ऐसा ना हो कि इंडिया को बस बॉलीवुड से जाना जाए या फिल्म फेस्टिवल में खाली इंडी फिल्मों से जाना जाए। मुझे लगता है हर तरीके की चीज़ के लिए जगह है इस इतने बड़े देश में। तो ये वैरायटी लोगों तक पहुंचाया जाए और लोगों को ऑप्शंस मिले कि किसको किस तरीके का फिल्म देखना है। अच्छा, क्या ये सच है कि आप जब ये फिल्म बना रही थी तो एक ऐसा पॉइंट आया जब इतने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आए कि आपको एक बार को लगा कि बना पाऊंगी नहीं बना पाऊंगी, और माननीय सीएम जो हैं उन्होंने भी आपके इस फिल्म बनाने में मदद की? जी, तो मुझे लगता है हर इंडिपेंडेंट फिल्म मेकिंग में हर स्टेज में आपको लगता है कि क्या मैं बना पाऊंगी। जैसे मैंने स्क्रिप्ट लिखी और मैं पैसा ढूंढ रही थी, मुझे लगा यार ये बन पाएगी क्या, फिर पैसा मिला, शूटिंग हुई, बीच में लगा कि अब शूटिंग ख़त्म हो रही है लेकिन पैसा भी ख़त्म हो रहा है, क्या ये शूट हो पाएगा। तो इस ऐसे प्रोसेस में मैं पोस्ट प्रोडक्शन में थी। तब साउंड, क्योंकि साउंड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव पोस्ट प्रोडक्शन फैक्टर, जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे लगा अब हे भगवान आसमान से कहीं पैसा गिर जाए। तभी हमारे स्टेट गवर्नमेंट सिक्किम में क्या हो रहा है कि इन्होंने अभी स्टार्ट किया है कलाकार सम्मेलन। अच्छा। तो
एनुअली ये एक सम्मेलन होता है जिसमें हर आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, वर्कशॉप होता है, जिन्होंने अपने क्षेत्र में अच्छा काम किया है उनको फेलिसिटेट किया जाता है। क्योंकि सिक्किम छोटा पॉपुलेशन है तो हर किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है वहाँ, तो वहाँ पे आर्टिस्ट की समझ बहुत ज़्यादा नहीं थी। अभी कुछ वर्षों में लोगों को पता चल रहा है कि आर्ट भी एक प्रोफेशन है, क्योंकि वहाँ पे हर कोई, किसी के पास गवर्नमेंट जॉब है, उनको ज़रूरत भी नहीं है। तो अभी के स्टेट गवर्नमेंट ने, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने एक स्पेस बनाया है जिसमें लोग आर्टिस्ट, आर्ट, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब आगे बढ़ रहा है। तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। तो ऐसे ही एक सम्मेलन में मैं उनसे मिली और मैंने बोला सर मैं 1-2 जगह सिक्किम को ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुकी हूँ और मुझे पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो उन्होंने अपने ग्रांट के थ्रू थोड़ा मुझे हेल्प किया था। बट नॉट जस्ट दैट, मुझे लगता है जैसे हमारी फिल्म 29 को रिलीज़ हो रही है, 28 को हमारी ग्रैंड प्रीमियर है सिक्किम में, जहाँ वो आ रहे हैं। फिर मैं 3rd एडिशन ऑफ कलाकार सम्मेलन में मैं उनसे मिली और मैंने बोला सर मैं फिल्म रिलीज़ होने वाली है लेकिन आप मतलब घर के सबसे बड़े हैं तो आपको दिखाना चाहूँगी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, उन्होंने बोला ये रहे मेरे डेट्स, में आऊँगा, आप निश्चिंत रहिए। तो मुझे लगता है जब एक छोटी जगह जहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है लेकिन हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी लगे पड़े हैं कि मतलब हमें सबको मिल के एक इकोसिस्टम बनाना है, तब जाके आई थिंक शेप ऑफ मोमो जैसे फिल्म बनती है, मेरे जैसे फिल्म मेकर बनती है, जिनको एकदम मन से चाह होती है कि अपने स्टेट को, अपने देश को रिप्रेजेंट करें। आप इस बात को रियलाइज करती हैं त्रिवेणी कि आप एक ऐसी जगह से आती हैं जहां पर एक फिल्म इंडस्ट्री नहीं है लेकिन यू आर लाइक द टॉर्च बेयरर। ये मुझे रियलाइज़ होता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि जैसे मुझे कल किसी ने पूछा कि यू आर वन ऑफ द फर्स्ट वुमन फिल्म मेकर्स, तो मुझे लगा वुमन हो या फिल्म मेकर जो भी, बट आई प्राउडली वेयर दैट बैच। मुझे लगा ये जब भी सिनेमा की बात होगी सिक्किम की, जब भी फिल्म मेकर्स की बात होगी, शेप ऑफ मोमो लोगों को हमेशा याद रहेगा, त्रिवेणी राय का नाम हमेशा तो आएगा। मैं बहुत अपने आप को इस मामले में बहुत ही लकी समझती हूँ और आई डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जितना हार्डवर्क और जितने ऑनेस्टी के साथ हमने ये फिल्म बनाया है, जितने चैलेंजेस को हमने फाइट करके ये फिल्म बनाया है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस हिस्ट्री का पार्ट बनूंगी। जब इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स के लिए आपके फिल्म को चुना गया, चाहे बुसान की बात करें और जैसे सैन सेबेस्टियन की बात करें, तो वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मतलब इतने बड़े बड़े लोगों को एक तरह से लॉन्च किया गया है ना, तो आपको पता था कि उसका क्या मतलब वेट है और मतलब क्या हो सकता है इसके बाद, किस तरह से चीज़ें बदल सकती हैं, अंदाज़ा था या बस ये था कि नहीं यहाँ जा रहा है, अभी मेरे लिए यही मोमेंट है, बाद में जो आने वाला है वो बाद में देखेंगे, कैसा था? तो मुझे लगता है जो मेरे जैसे लोग जो नॉर्थ ईस्ट से फिल्म स्कूल में पढ़ते हैं, पहली बात तो हमारी इंडस्ट्री में कोई एक्सेस नहीं होता है, इसलिए हमारे रीजन से जो भी लोग FTI या SRFTI मिनिस्ट्री से पढ़ते हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग होती है सिनेमा में जो हमें बाहर नहीं मिलती है। तो उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ पहले तो, क्योंकि अगर फिल्म स्कूल नहीं होते तो मेरे जैसे लोग कैसे ही फिल्म बनाते हैं, कैसे ही सिनेमा के बारे में जानते हैं। तो उस फिल्म स्कूल में एक ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस तो मिलता है, आपको पता होता है कि आपकी फिल्म अच्छी ही बनेगी क्योंकि जिस तरह आपने पढ़ाई की है उस फील्ड में। तो मेरी टीम भी जो फिल्म बनाई है मैंने शेप ऑफ मोमो, उसमें मोस्टली सत्यजीत रे और फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पूना से हैं सब क्रू मेंबर्स। तो जब हम ये बना रहे थे तब मुझे एहसास तो था कि मतलब कुछ तो होगा इस फिल्म का, कि ऐसे ही मतलब गुम नहीं हो जाए, कुछ तो होगा। लेकिन जिस तरीके से साइमल्टेनियसली हमने दोनों बहुत बड़े फेस्टिवल्स में प्रीमियर किया, एक तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन लोगों का रिएक्शन ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, एकदम ही पर्सनल स्टोरी, गाँव की स्टोरी, सिक्किम में रूटेड है। सब बोल रहे हैं कि ये तो मेरी ही कहानी है। तो वो मोमेंट मेरे लिए बहुत सरील था और मैंने कभी सोचा नहीं था। स्टैंडिंग ओवेशन मिला है भाई आपको। जी। तो मुझे लगा कि उसके बाद मुझे लगा फिल्म ट्रैवल करेगी, देश विदेश में भारत का और सिक्किम का नाम रहेगा। तो कुछ हद तक हम कर पाए उसको और बहुत खुश नसीब समझती हूँ अपने आप को। और चलते चलते हमारे दूरदर्शन के दर्शकों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? हमारी फिल्म 29 मई को रिलीज़ हो रही है इंडिया और नेपाल में। बहुत शिद्दत से, मेहनत से हमने ये फिल्म बनाने की कोशिश की है। आशा है आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत अच्छी फैमिली फिल्म है, अपनी माँ, बहन, भाई सबको लेके देखने जाइएगा। तभी मतलब फिल्म फेस्टिवल्स में हमने बहुत अवार्ड्स जीते अब्रॉड, लेकिन जब तक घर के लोग ना देखे तब तक हमारी फिल्म सफल नहीं होगी। तो प्लीज़ ज़रूर जाइएगा।
मैले सुनेको सिमको छोरा त ह्यान्डसम छ अरे। नानी यसले मोमो चाहिँ राम्रै बनाउँछ कि तर अलिकति सेप चाहिँ अलिकति यताउता हुन्छ। अलिकति यताउता मात्रै आमा। तेरो दिली होइन है। अन्त गाउँमा कुरा नहोस्, कसरी पनि केही नभनोस् भनेर सधैँ हामी मात्रै सही बस्नु। झेल्नु पर्छ, सहनु पनि पर्छ।